नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड का पेपर 2 का सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क का रहता है। तो आइए देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इस सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं सेक्शन सी के लिए। आप फिक्र मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम स्टैंडर्ड में टफ सम्स टफ करवाइए। बिल्कुल बेशक करवाऊंगी, मैं सारे सम्स करवाऊंगी और ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको कि आपको जब आप पेपर देने जाएंगे, ठीक है, आपको पेपर हलवा लगेगा। ये मेरे यहाँ से आपको अश्योरिटी है, गारंटी, आप जो भी समझिए। बट स्टेप बाय स्टेप होता है ना, ठीक है। मैं अभी से टफ सम करवाऊँ तो पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, उस बेसिक को लेकर थोड़े बहुत सम हमको आने चाहिए, फिर हम बिल्कुल द एडवांस सम में, जिसको हम हॉट सम कहते हैं, HOTS, ठीक है, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे समय देते जाइएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपको हर मटेरियल जो है प्रोवाइड करती जाऊंगी। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि सेक्शन सी में हमें क्या सवाल पूछे गए। स्टार्ट कर लेते हैं मैथ स्टैंडर्ड का पेपर 2 का सेक्शन सी। क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों को, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल t² - 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ओके, पहले तो हमें जीरोस निकालना है। तो t² - 15 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर t² इज इक्वल्स टू 15, ये -15 वहाँ पे चला गया, +15। सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा। तो रूट में जब भी आता है तो प्लस माइनस नंबर होता है, ठीक है ना। क्यों, देखो, जैसे कि -3 है, उसका स्क्वायर क्या लिखूँ मैं, 9, और +3 है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 9 हो जाएगा। तो जब मैं 9 का स्क्वायर रूट लिखूँगी तो मुझे कैसे पता होगा कि वो -3 में से आए कि +3 में से आए। तो इसके लिए हम लोग जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। तो यहाँ पे t का एक वैल्यू आ गया +√15 और t का दूसरा वैल्यू आ गया -√15, ठीक है। जीरोस को वेरीफाई करना है, तो लेट्स अल्फा इज इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -√15, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू -b/a होता है। ओके, अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे t² - 15, इसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के आगे वाला नंबर a1 हो गया। यहाँ पे x वाला कोई भी टर्म नहीं है, x मतलब t वाला कोई टर्म नहीं है, तो b क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट c क्या हो गया -15, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, √15 प्लस -√15 -b 0 और a 1। √15 प्लस माइनस √15 इज इक्वल टू 0/1, तो 0 होता है, -√15 एंड +√15, ओके, मैं 2 - 2 की तरह हो गया ना ये, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। चलिए, सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फा क्या है √15, बीटा क्या है -√15, c क्या है -15, a क्या है 1। ओ सॉरी, माइनस आ जाएगा, √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, -15/1 तो -15, ठीक है, वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x 6x² - 7x + 12, find the quadratic polynomial with the zeros 1 / alpha and 1 / beta। ओके, देखो 6x² - 7x + 12 आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ओके, अब इसका कह रहा है कि इसके जो जीरोस हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। तो अल्फा बीटा जीरो से तो रूल लग जाएगा हमारा, कौन सा एक लगेगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -b/a। चलो, तो पहले हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, 6x² - 7x + 12 इक्वल टू 0 को ax² + bx + c इक्वल टू 0 के साथ। तो a इज इक्वल टू 6 आया, b -7 आया और c 12 आया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, -7/6, 7/6, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया, c/a, ठीक है, c/a। तो 12/6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 2। ओके, तो ये चीज़ आ गई। अब बोले मैम पर आपने निकाला क्यों, हमें तो उन्होंने बोला कि अल्फ़ा बीटा इसके जीरोस है और हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है। बात आपकी बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताइए बेटा, जब हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है x²
माइनस सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है ना। बस इसी के अंदर हम लोग को वैल्यू सप्लाई करनी होगी, इसकी नहीं। अब जो इक्वेशन में बनानी है उसके ज़ीरोस कैसे हैं, उसके ज़ीरोस 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा है, तो पहले उसका सम ऑफ द ज़ीरोस निकाल दो, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इक्वेशन तो है नहीं कि हम माइनस बी अपॉन ए कोई वैल्यू लगा पाएंगे, तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 7/6, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2, ये 2 को यहाँ पे ले लो, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 6 इंटू 2 दैट इज़ 7 अपॉन 12। सिमिलरली प्रोडक्ट दैट इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा दैट इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 2 आ गया। बस अब ये वाली फॉर्मूला देख लो, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोस, सम कितना आया 7 अपॉन 12x प्लस प्रोडक्ट कितना आया 1 अपॉन 12, है ना, आ गया ना। तो इसको खैर सॉल्व तो कर 1 अपॉन 2 आया, सॉरी, इसको सॉल्व करना होगा। तो आइए यहाँ पे दोबारा एक बार लिख देती हूँ मैं। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 12x प्लस 1 अपॉन 2। एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम क्या निकलेगा 12 निकलेगा। सो क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दें 12 के लिए, और यहाँ पे 12 तो है ही नहीं, तो 12 मल्टीप्लाई कर दें। अब स्टैंडर्ड में तो मुझे ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत तो है नहीं खैर, पर फिर भी। तो क्या बन गया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 होल अपॉन 12 बाहर निकाल के रख देंगे हम लोग। अच्छा बहुत सारे फॉर्मूलाज में यहाँ पे हम लोग के भी लिख देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट के हिसाब से। तो अगर मैं उसको लिखूँ तो ये के वाला बन गया, तो क्या हो गया के और 12 अपॉन में आ गया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ऐसे आपको इक्वेशन बनानी होती है। अब पता चला कि हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन की मदद से क्यों हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला, पता चला ना। तो क्या ये वाली जो वैल्यूज़ थी वो हमें इसके लिए काम आनी थी, और इसमें से हम लोग ने बनाया न्यू इक्वेशन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स टोटल कितने हैं 50, तो एन मैंने 50 लिख दिया, ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, A3 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। अब लास्ट टर्म मतलब कि टोटल टर्म 50 है, तो लास्ट टर्म 50 हो जाएगा ना, वो कितना है 106। फाइंड द 29th टर्म, मतलब कि A29 निकालना है अपने को, ठीक है। अब A29 निकालने के लिए हमें कोई भी टर्म निकालना हो, या AP में कुछ भी आपको चाहिए, आपको A और D की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले A और D निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके अब देखो बेटा, हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है A3 इक्वल्स टू 12, मैं इस थर्ड टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस 2D, मैंने अपने पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में बताया हुआ है इसको, ठीक है। तो A प्लस 2D कितना हो गया 12, ये मेरे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली A50 इज इक्वल्स टू 106 है, तो A50 को मैं A प्लस 49D लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 106, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके चलो पहले यहाँ पे कर लेते हैं। सो अब इसको मैं एलिमिनेट कर लेती हूँ, एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12 और A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106, माइनस 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 कैंसिल आउट, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 47D, और 106 में से 12 जाएंगे, 106 में से 12 गए तो यहाँ पे चार बज गए, और ये 94 माइनस में, D इज इक्वल्स टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, माइनस माइनस कैंसिल, 47 ज़ा 2 ज़ा, D कितना आया 2। अभी D की वैल्यू इक्वेशन 1 2 किस में अप्लाई कर लो तो आपको A मिल जाएगा। लेट्स टर्न द पेज, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ। नाउ A इज इक्वल्स टू A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो D कितना है 2, तो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, 12 माइनस 4, A कितना आ गया 8। डन, क्लियर। अब हमें निकालना है A29। A29 को हम लोग A प्लस 28D लिखेंगे, 8 प्लस 28D की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया, 16 1 कैरी 4 5 56, कितना आ गया है 8 प्लस 6 14, 1 कैरी
64। तो 29th टर्म कितना आया? 64। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स का प्लस निकालना है। ओके, यहाँ पे हम लोग पहले तो ऑड नंबर्स का एक सीरीज़ बना लेते हैं। ऑड नंबर शुरू हो जाएगा हमारा 1 से, 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 49 तक जाएगा। टोटल 50 नंबर है। अब हमें पता होता है ऑड नंबर में आधे इवन आधे ऑड होते हैं। तो यहाँ पे n कितने हो गए? 25 नंबर्स हो गए। a क्या हो गया? 1। d क्या हो गया? 3 - 1 दैट इज़ 2। ओके, सम निकालना है। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2। लास्ट टर्म भी दिया हुआ है ना हम लोगों को 49, ठीक है। an आपको दिया है 49, तो इसके लिए ये वाली फॉर्मूला लगा दूँ, a + an। ओके, वेल नॉर्मल लगा दोगे फॉर्मूला वो भी चल जाएगा, d तो है ही आपके पास। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इसको मैं 25, टोटल 25 ही है ना, 25/2 1 + 49। So S25 is equals to 25/2 1 + 49 is 50. Okay, 1 ज़ा 25 ज़ा, so 25 × 25 कितना हो जाएगा बेटा? 625। Done. So the sum of the numbers is 625. Okay. Now next question. Show that A 3, 10, B 6, 5, C 1, 2 and D -2, 7 are the vertices of the square. Just मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ। A 3, 10, B 6, 5, C 1, 2 और D -2, 7। ठीक है। अब स्क्वायर के लिए आपको अगर शो करना है तो स्क्वायर में आपको दो प्रॉपर्टी शो करनी होगी। सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरा आपको शो करना होगा डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब है कि डिस्टेंस इक्वल चाहिए सबका, तो सीधी सी बात है कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस वाला लगाना होगा हम लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइड्स। सबसे पहले बात करते हैं ए बी वाली साइड निकाल रहे हैं। ठीक है। तो ए बी के लिए A 3, 10 और B 6, 5 ये हो गया x1 y1, और इसको ले लेते हैं x2 y2। सो ए बी इज इक्वल्स टू √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अच्छा, कहीं की जगह पे ना x1 - x2 लिखते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर स्क्वायर है। ठीक है। डिफरेंस साइन का होगा भी तो नेगेटिव आता भी तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर के लिए, तो आप x1 - x2 लिखो, x2 - x1 लिखो, डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसमें प्लीज़ टेंशन मत लेना। 6 - 3 x2 is 6, x1 is 3, y2 में 5 - 10, 6 - 3 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 9 + 5 का स्क्वायर इज़ 25, कितना हो जाएगा? 34। ठीक है। तो ए बी कितना आया बच्चों? √34। डन। ठीक है। अब सिमिलरली हम निकालते हैं बी सी। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 5 और सी के हैं 1, 2। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है। तो बी सी इज इक्वल्स टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 इज़ 1 - 6 होल स्क्वायर, 2 - 5 होल स्क्वायर, -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, 25 + 9 कितना हो गया? 34। दो साइड्स अभी तक आ गई, तीसरी निकाल देते हैं। ये फर्स्ट साइड थी, है ना, ये सेकंड साइड थी, थर्ड साइड सी डी के लिए C 1, 2 और D -2, 7। ये x1 y1 ले लेते हैं और ये x2 y2। ठीक है। चलिए, तो सी डी इज इक्वल्स टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली वैल्यू लिख देती हूँ। -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, 9 + 25
कितना आ गया 34, ठीक है। तो सी डी भी आ गया √34। साइड्स तो निकल जा रही है, आई थिंक फोर्स वाली भी निकल ही जाएगी। ए डी जिसके अंदर ए है 3,10 और डी है -2,7। ओके, x2 - x1 -2 -3 होल स्क्वायर 7 - 10 -5 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर 25 + 9 आ गया। तो ए डी भी आ गया √34। तो अब आपको साइड्स तो सारी इक्वल मिल गई, हमें बताना डायगोनल्स। अब यहाँ तो मैंने स्पेस नहीं छोड़ दी, पीछे वाले पेज में स्पेस थी तो वहीं पे कर लेती हूँ मैं। तो साइड्स तो इक्वल आ गया। डायगोनल्स में क्या चाहिए, ए सी चाहिए और बी डी चाहिए। तो पहले ए सी निकाल देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ वाले पे चलो शुक्र है पेज में लीव कर चुकी थी पहले। ओके, तो ए सी ए क्या था -3,10 था ना, +3,10 और सी क्या आया 1,2, ठीक है। तो ये हो गया अपने। अब हम निकाल रहे हैं डायगोनल्स। ये x1 y1 और ये x2 y2। 1 - 3 होल स्क्वायर +2 - 10 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर +-8 स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 + 16 सॉरी 64 कितना आ गया 68। तो ए सी आ गया अपने पास 68। नाउ डायगोनल दूसरा कौन सा आएगा, बी डी, ये वाला होगा ना बी डी, ठीक है। तो बी कितना है 6,5 और डी क्या है -2,7। चलिए x1 y1 x2 y2 -2 - 6 होल स्क्वायर +7 - 5 होल स्क्वायर -2 - 6 इज -8 होल स्क्वायर +2 होल स्क्वायर 64 + 4 आ गया 68, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेयर ऑल साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल है, कितना आया था √34 एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल दैट इज √68। तो हम लिखेंगे यस इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 ना बच्चों। 43rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये है बेसिकली आपका थ्योरम 10.1, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि एक टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे सर्कल के परपेंडिकुलर होगा रेडियस के, आपको वो बताना है। तो चलिए पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो सर्कल रेडियस, ये टेंजेंट ले लिया हम लोगों ने ए बी, ये पी क्यू और ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम गिवन क्या लिखेंगे, एक सर्कल हमें दिया हुआ है, अ सर्कल विथ सेंटर O and radius R is given and एक tangent है AB, okay, and a tangent AB at a point P। पॉइंट P पे टेंजेंट जो है वो टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है। तो उन्होंने कहा ना कि हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो कौन सी पॉइंट P हमने नाम दे दिया ऑफ अ सर्कल, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हो गया परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना पड़ जाएगा ना कि रेडियस लिया है, सेंटर O है,
तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने पहले बता दी। हमें प्रूव करना है दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, अब नॉर्मली तो अपना फिगर यू बन रहा था, ऐसे करके ये आ गया टेंजेंट और ये सेंटर से ही आ गया। बट अभी प्रूव करना है तो हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, ओ क्यू को मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम लोग, टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन टेंजेंट ए बी। ठीक है, टेंजेंट ए बी पर पी के अलावा कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो क्यू। ठीक है, फिर ज्वाइन कर लो उसको, ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। ओके, लेट्स से इट मीट्स द सर्कल एट आर। ठीक है, तो ये सर्कल पे पॉइंट आर पे उसे मीट कर रहा है। ठीक है, क्लियर इतना? ओके, सो अब नाइन्थ में एक स्टेटमेंट था बेटा, और वो स्टेटमेंट था बेसिकली, अभी तो अगर ओमिट कर लिया है तो इसलिए आपको नाइन्थ का था होगा भी नहीं। तो एक नाइन्थ में स्टेटमेंट होता है, वो ये होता है कि जो भी लाइन परपेंडिकुलर होती है ना बेटा, जो भी लाइन परपेंडिकुलर होती है ना बेटा, वो हमेशा कैसी होती है, शॉर्टेस्ट लाइन होती है। बात समझे? इसका मतलब कि जो उसकी लेंथ होती है ना, वो हमेशा छोटी होती है। तो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ वाली होती है। ये नाइन्थ में एक क्राइटेरिया पहले हुआ करता था, अभी उन्होंने ओमिट कर दिया है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। तो उसी क्राइटेरिया को हम लोगों को इसके अंदर लेना है। अब वो तो क्या पूरा एक थ्योरम भी था, बट अभी वो नाइन्थ का थ्योरम अभी कुछ एप्लीकेबल तो यहाँ पे होगा नहीं, तो हम खाली उसका ये एक रिजल्ट जो है वो ले लेते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पर दैट ओके, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, हेयर OP इज इक्वल्स टू OR। OP क्या है, रेडियस, OR क्या है, रेडियस। तो OP और OR इक्वल है, दैट इज रेडियस। ठीक है, अगर हम OQ को देखते हैं, OQ को हम देखते हैं तो OQ जो है वो OR और RQ के समअप है। ओके, OR प्लस RQ इज इक्वल्स टू OQ। तो अगर मैं सेंटर O से लेकर दो लाइन सेगमेंट की बात करती हूँ, तो मेरे पास दो लाइन सेगमेंट बन रही है, एक OP और एक OQ। अब आपके सामने है कि OP और OQ, तो OP सिर्फ और सिर्फ रेडियस है, और OQ क्या है, रेडियस प्लस ये एक्स्ट्रा कोई भी पोर्शन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, OQ जो है वो ग्रेटर हो गया OP के। बात समझ में आई? ठीक है, मैं दोबारा बोलूँ, रुको उसको नीचे कर दूँ। मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने ये बोला कि सेंटर ओ से मैं देखो कौन सी दो पॉइंट्स कनेक्ट हो रही है, तो सेंटर ओ से एक पी कनेक्ट हो रही है और एक क्यू कनेक्ट हो रही है। ठीक है, जब मैं ओपी देख रही हूँ तो ओपी रेडियस है, ओके, और जब मैं ओ क्यू देख रही हूँ तो ये रेडियस प्लस कुछ एक्स्ट्रा ये वाला जो अमाउंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है ये वाला है वो भी ज्वाइन हो रहा है। तो साफ साफ दिखने में भी पता चल रहा है कि ओ क्यू जो है वो ओपी से ग्रेटर है। ठीक है, बस उसी को यहाँ पे लिखेंगे, हेयर ओ क्यू इज ग्रेटर देन, अच्छा, अगर यहाँ से लिखे तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर लिखूँ। ओके, सो देयर फोर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ओ आर और ओ पी दोनों इक्वल हैं। इक्वेशन नंबर 1 हम पहले बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, दैट मीन्स ओ पी इज स्मॉलर देन ओ क्यू। ओ पी जो है वो ओ क्यू का स्मॉलर हो गया, स्मॉलर हो गया। तो अभी आप मेरे को एक पॉइंट बताओ, अभी आप एक चीज़ समझाओ। देखो, अब इस पे पॉइंट पे आओ, ये पी है। अभी मैं यहाँ पे क्यू लूँ, यहाँ पे आर लूँ, यहाँ पे एस लूँ, यहाँ पे टी लूँ, यहाँ पे यू लूँ, यहाँ पे वी लूँ, मैं जो भी पॉइंट लूँ और उसको मैं ओ के साथ कनेक्ट करूँ, क्या सारी की सारी ये जो लाइन सेगमेंट्स होंगी वो इससे ज़्यादा होंगी कि नहीं होंगी? अब आप खुद ही देख रहे हैं ना कि सर्कल के बाहर जा रही है, ये सारी की सारी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के बाहर जा रही है। तो सर्कल के बाहर जब जा रही है तो ये वाला मेजरमेंट ऐड हो रहा है, ये तो सिर्फ सर्कल तक ही पहुंच रही है। ये तो सीधी सी बात है कि पी के अलावा जो भी आप लाइन लोगे वो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, ओपी से लंबी हो जाएंगी। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर आ गया कि भैया ओपी सबसे छोटी लाइन है ना। और मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि जो सबसे छोटी लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बस उसी को लिख देना है हम लोगों को। दस OP is shorter than OQ। ओ पेन खत्म। ओके, OP is shorter than OQ। Okay, so therefore we could say that OP is shorter than any other segment joining O
टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो जैसे ए बी है, तो ए बी की कोई भी पॉइंट से अगर आप ओ को ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो उस सब में से ओ पी जो है सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो therefore we could say that OP is the shortest side. अब जो भी शॉर्टेस्ट साइड होती है वो क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। सो हेंस OP is perpendicular to AB. प्रूव्ड, ठीक है, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड्स BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC है, इसको एक सर्कल टच कर रहा है BC की साइड को, एंड टचिंग AB एंड AC एक्सटेंडेड एट Q एंड R। अब AB को खींच लिया आगे Q पे और AC को खींच लिया आगे R पे। देन हमें प्रूव करना है कि AQ जो है वो हाफ है ABC के पेरीमीटर के साथ, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को प्रूव करनी है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम गिवन लिख देते हैं, ओके। सो क्या लिख सकते हैं, अ सर्कल टचिंग द साइड BC of triangle ABC at P and AB and AC produced at Q and R respectively। हमें प्रूव करना है कि AQ जो है वो हाफ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब देखा जाए तो मुझे प्रूव करना होगा AQ इज द हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब क्या होता है AB प्लस BC प्लस AC, इन तीनों साइड्स का समेशन, ठीक है, ये हमें प्रूव करना होगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। अब देखिए बेटा, थ्योरम 10.2 में हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर होती है और उसमें से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और सर्कल को टच करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ सेम होता है। ये थ्योरम 10.2 में आता है। इसी थ्योरम का यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। स्टेप आपको लिखना होगा, उसके लिए आपको स्टेप लर्न भी करना होता है, ठीक है। क्या होता है, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle। सर्कल की तरफ जब हम ड्रॉ करते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल, ये इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से अब देखो पॉइंट को समझना, ये पॉइंट ए है, सर्कल के बाहर है, तो ये दो टेंजेंट बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ए क्यू और ए आर इक्वल है, लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सो देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर। इसको नंबर 1 दे देते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे कौन सी एक्सटर्नल पॉइंट है, ए। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो बेटा, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको दिखेगा बी पॉइंट, बी भी सर्कल के बाहर है, तो ये टेंजेंट हो गया बी के हिसाब से, होगा ना, है ना। तो बी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बी क्यू और बी पी टेंजेंट हो जाएंगे, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट बी क्यू इज इक्वल्स टू बी पी। नंबर 2 दे दो यहाँ पे, फ्रॉम पॉइंट बी, सिमिलरली, सिमिलरली ये सिंबल है सिमिलरली का, सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट सी है वो भी टेंजेंट के इक्वल में जाएगा, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट होगी सर्कल की जिसके टेंजेंट बन रहे हैं। तो सिमिलरली सी पी और सी आर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली सी पी इज इक्वल्स टू सी आर। नंबर 3, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट सी। आई होप इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। चलिए अब देखिए, हमें पेरीमीटर, हमें ए क्यू जो है वो पेरीमीटर के इक्वल बताना है, ठीक है। तो पेरीमीटर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। सो नाउ perimeter of triangle ABC is what, AB plus BC plus AC, ये चीज़ रहती है, ओके। सो AB को मैं AB रहने देती हूँ। अगर मैं BC देखूँ बेटा, फिगर पे ध्यान देना, BC, ये BC किससे मिलके बनता है, ये BC BP और PC से मिलके बना है, BP और PC से मिलके बना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, इस BC की जगह मैं लिख दूंगी BP प्लस PC। पॉइंट समझ में आ गया।
बात करते हैं एसी की। एसी, अब एसी तो किससे मिलकर नहीं बना है मैम, एसी तो लंबी लाइन है, ठीक है, बात आपकी सही है। अब थोड़ा खाली ध्यान देना, अगर मैं ए से लेकर पूरी लाइन को ध्यान दूँ तो ये ए आर हुआ, पॉइंट को समझना, ठीक है। तो ये वाली पूरी लंबी लाइन है, इसको मैं ए आर लिखूँ। अभी जो ए आर है, ये जो ए आर है वो ए सी प्लस सी आर से मिलके बनेगा, ए सी प्लस सी आर से मिलके बनेगा। मुझे ए सी चाहिए, तो ए आर माइनस सी आर इज इक्वल्स टू ए सी लिखूँ, हो जाएगा ये चीज़, हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, ए सी की जगह ए आर माइनस सी आर। पॉइंट समझ में आई ना कैसे हुआ? ओके, चलिए आइए। तो ए सी की जगह आई कुड राइट ए आर माइनस सी आर। यहाँ तक तो मुझे कोई लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होगी। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चलिए। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी देखो मुझे चाहिए ए क्यू, है ना, सीधी सीधी बात है कि प्रूव करना है दैट ए क्यू इज द हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो है, तो मतलब मुझे यहाँ पे ए क्यू चाहिए होगा। अब ए क्यू कैसे लेके आऊँ? तो देखो मुझे ए क्यू एक यहाँ पे नजर आ रहा है, ए आर के साथ क्या नजर आ रहा है, ए क्यू। तो मैं ए आर की जगह ए क्यू को रिप्लेसमेंट कर सकती हूँ, ये रहा ए आर, ओके ग्रेट। फिर मुझे नजर आ रहा है बी क्यू, बी पी की जगह मैं बी क्यू लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं हम लोग, तो चलो लिख देते हैं फिर। सो ए बी, इस बी पी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी क्यू लिख दिया, ठीक है। पी सी को एज इट इज रहने देते हैं। ए आर की जगह मैं लिख देती हूँ, ए आर की जगह मैं लिख देती हूँ ए क्यू लिख दिया, माइनस सी आर, सी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, सी पी। अच्छा सी पी और पी सी एक ही बात हुई ना, सी पी और पी सी एक ही बात हुई, तो मैं पी सी लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 and 3 हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, फ्रॉम बिकॉज 1 2 and 3। चलिए यहाँ तक क्लियर, ओके। अब आप देखो तो प्लस पी सी और माइनस पी सी निकल जाएगा, प्लस पी सी और माइनस पी सी निकल गया, कट गया, क्या बचा अपने पास, ए बी प्लस बी क्यू प्लस प्लस ए क्यू, ओके। अब आप देखो बच्चा, अब आप देखो यहाँ पर, ये रहा ए बी, दिख रहा, ठीक है। सो ये रहा ए बी और ये रहा बी क्यू, तो ए बी और बी क्यू को ज्वाइन कर लोगे तो आपको ए क्यू मिलेगा, यस, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए बी और बी क्यू को ज्वाइन करके मैं क्या लिख दूँ, ए क्यू लिख दूँ, प्लस ए क्यू तो ऑलरेडी है, बिकॉज ए क्यू इज द सम ऑफ ए बी प्लस बी क्यू। तो ये कितनी बार हो गया, ए क्यू प्लस ए क्यू इज 2 ए क्यू, डन। और यहाँ पर क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये यहाँ पे हाफ ले लूँ, मतलब 2 नीचे ले लूँ तो हो जाएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए क्यू। बस यही तो प्रूव करना था, प्रूव, ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर, आसान सम था, कुछ नहीं था, थ्योरम का यूज करना था, एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, वही है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So now 45 question. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Okay, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends the right angle at the center. Find the area corresponding to minor segment and major sector. ठीक है, तो एक chord है सर्कल में, सेंटर पे वो एंगल बना रही है 90 डिग्री, ओके, ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो हम लोगों को एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर निकालना है, ठीक है। सो नाउ बेटा क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, पाई आपको दिया हुआ है 3.14। अब फर्स्ट चीज आपको निकालनी है माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, दिस इज अ माइनर सेगमेंट। ये कैसे निकलता है, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो तो आपको मिल जाता है माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल थीटा कैसा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है।
तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ। अब आप देखो बेटा, अब आप देखना यहाँ पर कि ये 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 का अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूस, ये है रेडियस और ये भी है रेडियस, मतलब बेस भी है रेडियस और हाइट भी है रेडियस, तो इसके लिए बेस की जगह पर भी आर और हाइट की जगह पर भी आर लिख दिया। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर आ गया। अगर आपको ये दो स्टेप छोड़कर सीधा ये स्टेप लिखना है, इट्स ओके, वेल फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला सही से पता है कि कैसे यूज करना है। अब देखो बेटा, वैल्यू सप्लाई कर लेते हैं हम लोग, वैसे तो मैं बाहर कॉमन निकाल दूँ पर ठीक है चलो। सो 3.14, रेडियस कितना है 10 स्क्वायर, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 माइनस हाफ, रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, मैं ये वाला स्टेटमेंट दोबारा लिख देती हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 3.14 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। सो 314 पॉइंट है तो इसके लिए अपॉन 100 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इंटू 90 और नीचे 360 माइनस हाफ, 10 का स्क्वायर इज 100, ये 100 कैंसिल, 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा, 9 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 157, ठीक है। ये आ गया 50, क्या बच गया मेरे पास बच्चा 157 अपॉन 2 माइनस 50। ओके, सो 157 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 157 को 2 से डिवाइड कर लेना है, तो 78.5 माइनस 50, ठीक है। तो इसमें मिल जाएगा हम लोग को 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, डन। अब हमसे पूछा इन लोगों ने कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकालना है। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर और माइनर सेक्टर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू रेडियस इज 10 स्क्वायर। अच्छा, अब माइनर सेक्टर तो हमने यहीं पे निकाल दिया, यही फॉर्मूला क्या था, माइनस सेक्टर का ही था ना, तो माइनस के पहले वाला जो है वो कंप्लीट माइनस सेक्टर है, तो माइनस के पहले वाली वैल्यू क्या आई 78.5, तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस 78.5। सो 314 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 78.5, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। सो 314 माइनस 78.5, तो चलिए 314 में से 78.5 को माइनस कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड हम निकाल रहे हैं 52 कार्ड में से, तो टोटल कार्ड्स हमें दिए हुए हैं 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब क्या निकालना है, अ किंग ऑफ रेड कलर। देखो अब रेड कलर तो दो टाइप के होते हैं ना, एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है, दोनों में एक एक राजा, तो कितने राजा होगा टोटल, दो। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/52, दैट इज 1/26, ठीक है। सेकंड, अ रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कौन सा होता है, राजा, रानी और गुलाम, इन तीन को फेस कार्ड बोलते हैं। तो एक सेक्शन में तीन होते हैं, तो रेड कलर के दो सेक्शन होंगे, डायमंड और हार्ट, तो तीन तीन रख कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी इज 6/52, 2 3 ज़ा 226 ज़ा,
क्या आ गया 3/26, ठीक है। थर्ड क्या है, द क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड तो एक ही होता है और उसकी रानी हुई एक। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/52, ठीक है बच्चा। जो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया पेपर का। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। एंजॉय किया ना, तो एक लाइक तो जरूर बनता ही है, और साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट कर लीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। प्लस अगर आप मुझसे और प्यार करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो आप इस चैनल को बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा, नो बकवास, सीधी बात खत्म। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो पेपर्स को सॉल्व करते जाएंगे। मैं आपको बहुत अच्छे खासा मटेरियल दूंगी। एंड सेक्शन सी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको अच्छे से वीडियो देखिए, सुनिए, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाने जाती हूँ। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।